हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू, जल्दी बताओ। मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, और ये क्या है इसको हम लोग समझेंगे, और साथ में आज हम लोग पीछे छूटा हुआ एक टॉपिक भी कवर करेंगे, ईडी करंट। तो आज हम लोग दो चीज सीखने वाले हैं, हिस्टेरेसिस और ईडी करंट। आपको कुछ बातें बता देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, है ना, और हम सब कोशिश करेंगे उतना ही पढ़ने का जिससे कि हमारा बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स आ जाए। हालांकि जानने को बहुत सारी चीजें हैं अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, पर आज का टॉपिक वो नहीं है। आज का टॉपिक है कि मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस और ईडी करंट से रिलेटेड बिहार बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन इसके आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव में मोस्टली 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछ जाते हैं और वो 3 चीज के बारे में पूछा जाता है। पहला व्हाट इज हिस्टेरेसिस, दूसरा रिटेंटिविटी, तीसरा कोरेक्टिविटी। हो गया। ये हिस्टेरेसिस से 3 सवाल होते हैं जो हम लोग देखेंगे, और चौथा सवाल जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो ईडी करंट क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ये चीज। उससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम आपको सीट में क्या कर दिए हैं, ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, और क्या क्या 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी हम आपको क्या किए हैं, प्रोवाइड किए हैं। आज हम पूरी तरह से फोकस करते हैं कॉन्सेप्ट को समझने पर। हम आपको डिफिनीशन लिखने का तरीका भी बता देंगे, और आप कैसे डिफिनीशन को याद रखोगे ये हम हर शुरुआत से बताते आ ही रहे हैं ना बाबू। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, एक सबस्टांस लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू? सबस्टांस। और आप जानते हो मैग्नेटिज्म में कोई भी सबस्टांस को हम मैग्नेटिक सबस्टांस कह सकते हैं। वो या तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या तो फेरोमैग्नेटिक होगा, पर इन तीनों में से कोई ना कोई जरूर होगा। अब हम ऐसा एक सबस्टांस कंसीडर कर रहे हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है। बस हम मानते हैं कि एक सबस्टांस है, कोई दिक्कत? हम मानते हैं कि हमारे पास एक सबस्टांस है। अब बोले बाबू कोई भी सबस्टांस बना होगा एटम से। कोई भी सबस्टांस किससे बना होगा? एटम से। और एटम की खूबी होती है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, यानी चार्ज है जो मोशन में है। ठीक, कौन कौन से मोशन परफॉर्म कर रहा है छोटू? स्पिन और ऑर्बिटल मोशन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज अगर स्पिन मोशन या फिर ऑर्बिटल मोशन, कोई भी मोशन प्रोड्यूस करता है, तो चार्ज के मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यानी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं 2 तरीके से, स्पिन से और ऑर्बिटल मोशन से। आप ये भी जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, और उस पेयर में एक का स्पिन क्लॉकवाइज तो दूसरे का काउंटर क्लॉकवाइज होता है। तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे तो स्पिन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होना चाहिए वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पर अगर वो पेयर में नहीं है तो उनके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इस कारण से सबस्टांस के अंदर एटॉमिक लेवल पर मैग्नेटाइजेशन होता है। किस लेवल पर? एटॉमिक लेवल पर। तो अभी तत्काल के लिए हम मान के चलते हैं कि हर एटम के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है, चाहे वो उसके स्पिन के कारण हो या फिर ऑर्बिटल मोशन के कारण हो। ये मान के चल सकते हैं। चलिए, तो हम एक सबस्टांस कंसीडर करते हैं और हम मानते हैं कि सबस्टांस में क्या है बाबू, जल्दी बताइए। एटॉमिक लेवल पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। किस लेवल पर? एटॉमिक लेवल पर। तो थोड़ा हम इसके एटम्स भी दिखा दें। तो बाबू हम यहां पर इसके कुछ एटम्स को दिखा रहे हैं। क्या इतना ही एटम होंगे इसमें है बाबू, कि और एटम होंगे? बहुत सारे और होंगे, है ना। और हम आपको क्या बताएं बाबू कि इसके जो एटम्स है उसके एटॉमिक लेवल पर, यानी एटम के लेवल पर इसके अंदर ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। पर यह सबस्टांस मैग्नेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इस एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इधर है तो जरूरी नहीं कि अगले एटम का भी मैग्नेटिक मोमेंट उधर ही हो। ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो कोई इधर है, कोई लेफ्ट है, कोई राइट है, कोई कहीं और जा रहा है ना बाबू। इसके कारण जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। हम अभी रैंडम बना रहे हैं तो पता नहीं मेरा वाला सब जोड़ के 0 होगा कि नहीं होगा। पर बाबू इसमें इतना ही एटम नहीं होते हैं, इसमें बिलियंस ऑफ बिलियन एटम होते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम एवरेज करेंगे तो ऑफ कोर्स
क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, जीरो। तो सबस्टांस बाहर से भले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो ना कर रहा हो, सबस्टांस भले आपको मैग्नेटिक नहीं लग रहा हो, पर बाबू उसके अंदर एटॉमिक लेवल पर मैग्नेटाइजेशन है, और वो दिख इसलिए नहीं रहा है, वो फील इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसके एटम का मैग्नेटिक मोमेंट यूनिफॉर्मली या यूनिडायरेक्शनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होके कैसे है बाबू, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर हम चाहते हैं कि इसके अंदर भी मैग्नेटिज्म आए। हम क्या चाहते हैं कि इस सबस्टांस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड हो जाए, इस सबस्टांस के अंदर भी एक मैग्नेटिज्म आ जाए। तो इस प्रोसेस को, यानी कि सबस्टांस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इंड्यूस करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं बाबू, मैग्नेटाइजेशन। और मैग्नेटाइजेशन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो इसके जितने भी एटम्स हैं उसके सब के मैग्नेटिक मोमेंट को एक डायरेक्शन में लाना होगा, उसके सभी के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या करना होगा, एक डायरेक्शन में लाना होगा। अब एक डायरेक्शन में कैसे ला सकते हैं, ऐसे तो नहीं कि बोलेंगे अरे सब लाइन में लगो और सब लग जाएगा, नहीं ना बाबू। क्या करना होगा, बच्चा जैसा जिद्दी होता है डंडा लेके निकलना पड़ेगा, है ना, फोर्स। तो बाबू हमें इस पर क्या लगाना होगा, फोर्स। और एक मैग्नेट पर फोर्स लगाने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा। मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेट पर क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। तो हमें क्या करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना होगा। क्या जनरेट करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। ये हो गया नॉर्थ और ये ले लिए साउथ। ये हमारे पास जनरेट हो गया एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस सबस्टांस के जितने भी एटम्स है वो सभी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। सभी क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और सब इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एलाइन होने की कोशिश करेंगे। आपको हम बता रहे हैं सब एलाइन हो जाए ये जरूरी नहीं है, कुछ को कम घूमना होगा तो वो जल्दी एलाइन हो जाएंगे, और कुछ को पूरा 180 डिग्री घूमना पड़ेगा, तो उसमें क्या लगेगा छोटू, वक्त लगेगा, है ना, ठीक। और हो सकता है नहीं भी घूम पाए, ठीक। और इस तरह से सब क्या होने लगेगा, एक डायरेक्शन में एलाइन होने लगेगा। और जब ये एक डायरेक्शन में एलाइन होने लगेगा तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी अब मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा, यानी अब ये सबस्टांस मैग्नेटिक बिहेव करने लगेगा। आपको पता है अगर ये डायमैग्नेटिक होगा तो इंडक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो इंडक्शन सेम डायरेक्शन में होगा। ये ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर में। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आया, क्या समझ में आया बाबू, हर सबस्टांस के अंदर एटॉमिक लेवल पर मैग्नेटिक मोमेंट होता है, पर उनके रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होता है बाबू, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। अगर हम उस सबस्टांस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, अगर हम उस सबस्टांस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो बाबू क्या होगा, उसके हर एक एटम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और एक डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा, कोई दिक्कत, और इसके कारण इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जनरेट होगा उसके लिए एक टर्म है, क्या बाबू, आई, जिसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ध्यान रखिएगा, मैग्नेटाइजिंग बाहर वाला, मैग्नेटाइजेशन जो जनरेट हो रहा है अंदर में, ठीक। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, जल्दी बताओ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और शायद हम ये पिछले क्लास में क्या किए हैं, पढ़ाए हैं आपको, कोई दिक्कत। चलिए, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो पर यूनिट परमिएबिलिटी है इसे हम लोग बोलते हैं एच, या फिर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ना बाबू, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी यानी करने वाला, ना बाबू, मैग्नेटाइज करने वाला। और ये जो मैग्नेटाइज हुआ है, तो जितना मैग्नेटाइज हुआ है उसकी इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कहलाता है, और जो मैग्नेटाइज कर रहा है फील्ड उसकी इंटेंसिटी क्या कहता है बाबू, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी कहते हैं, कोई दिक्कत। ये एच है, ये आई है, इन दोनों के बीच रिलेशन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी, चाई से डिनोट करते हैं, और वो आई बटा एच होता है। आपको ये सारा चीज पढ़ाया गया है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक आप ऑलरेडी समझ रहे थे ना। ये सब चीजें हम पिछले वीडियो में क्या किए हैं, डिस्कस कर दिए, पिछले क्लास में भी। अब हमें देखना है कि क्या ये एच और आई के बीच कोई रिलेशन है, होना चाहिए ना, क्यों,
क्योंकि अगर हम एच प्रोवाइड नहीं करते तो आई भी जनरेट नहीं होता। ठीक, अब सवाल ये है कि एच अगर हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे मान लेते कम दिए तो ये सब जो देखो कम घूमना था, जैसे ये तो घुमा हुआ पहले से था, ये देखो कम घूमना था, इसको कम घूमना था, तो ये सब तो घूम जाएगा कम फील्ड में भी, पर ये सब घूमेगा कम फील्ड में, ये वाला ज्यादा घूमना है ना, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में था इसको, है ना, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहिए। तो कहने का मतलब अगर हम फील्ड थोड़ा सा देंगे तो 10-20 एटम एक डायरेक्शन में आया तो थोड़ा सा इंटेंस मैग्नेटाइजेशन जनरेट हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा सा हुआ। ठीक, अगर हम क्या करेंगे बाबू और देंगे तो और ज्यादा घूमेगा। ठीक, तो कहने का मतलब है कि क्या हम एच प्रोवाइड करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे एच की वैल्यू को, और उसके अनुसार आई की वैल्यू भी क्या होते रहेगी, बढ़ते रहेगी इनफाइनाइट टाइम तक, या कुछ समय आने के बाद उसकी अपनी एक लिमिट होगा, उसके बाद एच बढ़ाने पर आई नहीं बढ़ेगा, कुछ होगा ऐसा कुछ नहीं। अब इसी चीज को, इसी रिलेशन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, जो आज का हमारा क्या है बाबू टॉपिक है। किसको बोलते हैं मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस? द ग्राफ बिटवीन एच एंड आई। अब बोलोगे एच क्या है सर? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। आई क्या है? मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। तो इन दोनों को रिप्रेजेंट करने वाला, इन दोनों के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। तो नाम समझ में आया? तो मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस क्या है बाबू? द ग्राफ बिटवीन एच, यानी क्या बाबू? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एंड आई, यानी क्या बाबू? मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। क्या बोलते हैं बाबू? मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। समझ में आया ना? अब चलिए थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ग्राफ के लिए हमारे पास दो एक्सिस होना चाहिए। ग्राफ के लिए हमारे पास क्या एक्सिस होना चाहिए? दो एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल और एक, आपको पता होगा बाबू ट्रेंड परंपरा है कि हॉरिजॉन्टल पर हम लोग इंडिपेंडेंट को प्लॉट करते हैं और वर्टिकल को पर हम लोग डिपेंडेंट को प्लॉट करते हैं। यही परंपरा है ना? रूल नहीं है, आप अलग भी कर सकते हो, ठीक, पर बाबू हमारा परंपरा जो ट्रेडिशन है वो कहता है कि बाबू हमें किस पर? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्लॉट करना चाहिए उस क्वांटिटी को जो इंडिपेंडेंट हो और वर्टिकल पर उसको जो डिपेंडेंट करता हो। तो बताइए एच और आई में कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है? देखो, अच्छा आई को बढ़ाएंगे तो एच बढ़ेगा क्या? अरे आई पर एच डिपेंड करेगा कि एच पर आई? एच पर आई ना, तो एच इंडिपेंडेंट हो गया और आई क्या हो गया? डिपेंडेंट। तो बाबू ये एक्सिस क्या हो जाएगा? एच, और ये एक्सिस पर हम क्या प्लॉट करेंगे? आई। कोई दिक्कत? अब हम शुरुआत से चलते हैं। जब एच जीरो तो आई भी जीरो, जब हम एच बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं इसमें 100 एटम है, लेट, आप जानते हो कि 100 एटम नहीं होगा, 100 से बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा मतलब 200 नहीं, बहुत, जितना तुम सोच सकते हो उससे भी बहुत ज्यादा। ठीक, तो कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा होता है ना? ठीक, पर हम मान लेते हैं सिंपल के तौर पर 100 गो है। तो पहले जब हम एच प्रोवाइड किए तो एक भी नहीं था, लेकिन एच आने के बाद 5 गो हुआ, और एच बढ़ाए 10 गो, 20 गो, 30 गो, 40 गो, 50 गो। तो जैसे जैसे एच बढ़ेगा आई भी बढ़ते रहेगा। लेकिन जब 100 का 100 एटम अगर एक डायरेक्शन में अलाइन हो गया, उसके बाद अगर जो हम और क्या करें, एच बढ़ाएं, तो फिर आई बढ़ेगा। काहे बाबू? क्योंकि जितना अलाइन होना था वो तो हो गया। अब क्या कर सकते हो, है ना? इसको इस तरह से समझो कि अगर एक बच्चा पीछे जा रहा है टीचर के गुस्सा के कारण, और टीचर जा रहे हैं पीटने के लिए, अब कॉर्नर में चला गया बच्चा, को के बाद टीचर और आ रहे हैं, अब वो कहां जाएगा बेचारा? ठीक, समझा? तो वही चीज, मतलब सैचुरेट हो जाएगा, अब कहीं भाग नहीं सकता है। तो वही बाबू आई भी क्या हो जाएगा? बढ़ते रहेगा एच के साथ, लेकिन एक समय के बाद वो बढ़ना क्या कर देगा? बंद। ठीक, गाना सुनिए। प्रचार है कब? 18 तारीख को है ना चुनाव? चलो कोई दिक्कत नहीं, 18 तारीख भर सुन लेते हैं। तो बाबू जैसे ही हम एच बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग आई भी क्या होते रहेगा? बढ़ते रहेगा, है ना?
ठीक, लेकिन इसके बाद अगर जो हम H बढ़ाएंगे तो I नहीं बढ़ेगा, क्या हो जाएगा बाबू, कांस्टेंट, यानी इसको हम बोलते हैं सैचुरेट हो जाना। क्या हो जाना, सैचुरेट। हम इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक, आगे ग्राफ नहीं बनाते हैं, इसको नाम देते हैं O और इस पॉइंट को नाम देते हैं A क्या हो गया बाबू, सैचुरेशन पॉइंट, यानी I का मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा I इस सबस्टांस में जनरेट नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को घटाते हैं। बाबू H बढ़ाने से आगे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो जरा क्या कर देते हैं, घटा के देखते हैं। तो जब हम इसको घटाने लगे तो तुम्हें लगना चाहिए कि ये इसी रास्ता पर आना चाहिए, पर ये ऐसे नहीं आता है, ये अलग रास्ता अपनाता है, और H 0 हो जाने के बाद भी इसके अंदर I बचा हुआ रह जाता है। ठीक, 0 होने के बाद भी I बचा हुआ रह जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, एक्सपेरिमेंट करके देखें कि ऐसा ही होता है। ठीक, तो बाबू क्या हो जाता है, इसमें कुछ I बचा हुआ रह जाता है H खत्म होने के बाद भी। पहले मैग्नेटिक फील्ड दिए, मैग्नेटाइज हुआ, अब सोचे मैग्नेटिक फील्ड हटा लेंगे तो मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाना चाहिए, पर खत्म नहीं हो जाता है, कुछ मैग्नेटाइजेशन वो बचा के पॉकेट में रख लेता है ना। ठीक, कोई दिक्कत, जैसे हम तुमको पैसा दे रहे थे, लेते गए, और जब मांगने लगे तो आनाकानी कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है। ठीक, पूरा ताकत लगा के भी मांग लिए, तब पर भी कुछ पैसा तुम्हारे पास क्या रह गया, बचले रह गया। तो ये जितना तुम पचा रहे हो ना, बचा के रख ले रहे हो, इसे हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं बाबू, कि इतना वो क्या कर लेगा, रिटेन कर लेगा। तो बाबू हमारा इतना पैसा इसके पास रह गया ना, हाँ, रिटेन कर लिया ना। अब अगर इतना पैसा मेरे पास बाकी रह गया है, ठीक, तो बाबू हम छोड़ देंगे, हमसे तो नहीं दे रहे हो, हम बुलाएंगे किसी ताकतवर को, हम सीधा है, अब बुलाएंगे किसको, जरा टेढ़ा आदमी को ना, है कि नहीं। अरे बच्चा, हम सीधा साधा है, हमको पैसा नहीं दे रहे हो, हम क्या करेंगे, अपोजिट टाइप का। तो अब हम क्या करेंगे ना, H का निगेटिव वाला लेंगे, है ना, अपोजिट टाइप वाला, और अपोजिट में H को बढ़ाएंगे। बाबू अब आएगा ताकतवर, पैसा अपने देगा धीरे 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 धीरे, और फिर पैसा पूरा हो जाएगा, मिल जाएगा। अब I क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन I को 0 करने के लिए हमको ये हो गया OC के बराबर H एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा है, प्रोवाइड करना पड़ा है, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ा है ना। इसको क्या करने के लिए, जो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन रिटेन कर गया था उसको रिमूव करने के लिए, इसे हम लोग बोलते हैं कोरेसिविटी। क्या बोलते हैं छोटू, कोरेसिविटी। क्या बोलते हैं, कोरेसिविटी। अब अगर हम और एक माइनस में ही H को और बढ़ाते जाएं तो ये और बढ़ते जाएगा, और अबरी अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सब एलाइन हो जाएगा ना बाबू। तो मैग्नेटाइजेशन कहां चला जाएगा, अपोजिट में। अब अपोजिट में 100 का 100 एलाइन हो गया, तो H बढ़ाने से फिर कोई फायदा नहीं है। फिर हम H को घटाएंगे, घटेगा घटेगा, लेकिन 0 होने के बाद भी इसके अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन क्या रह जाएगा, बचा रह जाएगा, है ना। अब बचा हुआ रह जाएगा तो उसको रिमूव करने के लिए अपोजिट टाइप का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना होगा। अब ये रिमूव हो गया, किसके बराबर, रिटेंटिव कोरेसिविटी के बराबर ना बाबू। और फिर अगर जो बढ़ाएंगे तो कहने का मतलब एक पूरा लूप बन जाता है ना बाबू, जहां से चलता है वहीं क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इस लूप को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। क्या बोलते हैं छोटू, हिस्टेरेसिस लूप। और इस हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया है ना, वो हमें बताता है एनर्जी लॉस। क्या बताता है बाबू, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। अगर एरिया ज्यादा आया इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, और अगर एरिया कम आया इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान एनर्जी लॉस कम होगा। कोई दिक्कत, तो चलिए, तो यहां तक समझ में आया हिस्टेरेसिस। पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। हम बोले बाबू अगर हम एक सबस्टांस लें तो उस सबस्टांस के अंदर एटॉमिक लेवल पर मैग्नेटाइजेशन होता है ड्यू टू द स्पिन और द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर ये जो एटम्स होते हैं उसका मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड ना होके रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसके कारण नेट मैग्नेटिक मोमेंट सबस्टांस का क्या हो जाता है, 0। अब अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट सबस्टांस का 0 हो गया है तो हम अगर चाहें तो उसके अंदर वो मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड कर सकते हैं, पर उसे इंड्यूस्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना होगा।
अब ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो इंटेंसिटी होता है उसे बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और उसके कारण जो सब्सटेंस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जनरेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। इसे हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट परमिएबिलिटी। नहीं बाबू, इस तरीका से भी इसे क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। हम लोग पढ़े पिछले क्लास में। अब बोले कि ये आई तब हो रहा है ना जब हम एच दे रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों रिलेटेड है। अब ये दोनों के जो रिलेशन है उसे हम लोग ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस, और अगर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो रेशियो आता है उसे बोलते हैं सस्पिटिबिलिटी। तो मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी भी रिलेशन बताता है, और हिस्टेरेसिस ग्राफिकल रिलेशन को कहते हैं, जबकि सस्पिटिबिलिटी उसके एल्जेब्रिक रिलेशन को कहते हैं। तो आप दोनों में अंतर समझ रहे हो, दोनों में सिमिलरिटी भी समझ रहे हो। चलो यहां तक क्लियर हो गया ना। अब हम वो काम किए, क्या किए बाबू, जब सब्सटेंस को हम एच प्रोवाइड किए, आई भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा। लेकिन एक समय के बाद जब हर एटम एलाइन हो जाएगा सेम डायरेक्शन में तो एच बढ़ने पर आई नहीं बढ़ेगा। इसे बोलते हैं सैचुरेट होना। क्या होना, सैचुरेट। इतना जितना खाना था खा लिया, अब रसगुल्ला लाओ चाहे कुछ भी लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले बस दाल भात से मन भर दिया पूरा पेट, और अब लाके रसमलाई रख रहा है आगे। ये नाइंसाफी गलत है ना। ठीक, उसके बाद कुछ कर सकता है बेचारा। तो ये चीज है। अब क्या होगा, ठीक, अब अपोजिट डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक मोमेंट सप्लाई, अब अपोजिट डायरेक्शन में जब हम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी देंगे तो उसका मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इस तरह से ये पाथ को फॉलो करेगा। ठीक, और ये पूरा चलेगा पूरा साइकिल के दौरान। पूरा चीज समझो। ठीक, अब बाबू बोले कि जितना बच जाता है उसे बोलते हैं क्या बाबू, इसको बताओ, इसको बोलेंगे रिटेंटिविटी। और ये जो हम अप्लाई करना पड़ता है रिटेंटिविटी को रिमूव करने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, कोरेसिविटी। तो इन दोनों का डिफिनेशन लिख लेते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्या बाबू, रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी। रिटेंटिविटी लेफ्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। क्या बाबू, लेफ्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। लेफ्ट ऑफ मतलब बचा हुआ, जो बचा रह जाता है। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, द लेफ्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इन द सबस्टेंस आफ्टर रिमूविंग। क्या बाबू, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ना रे, किसको रिमूव करेंगे, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। क्या कहेंगे इसको छोटू, जल्दी बताओ, रिटेंटिविटी। अगर हम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को रिमूव कर लेते हैं तो उसके बाद जितना मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी उसमें रह जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। अब बाबू एक चीज देख लो, इंटेंसिटी शब्द है ना, मैग्नेटाइजिंग और मैग्नेटाइजेशन। तुमको लग रहा होगा सर कौन रिमूव कर रहे हैं, कौन बच रहा है। तो बाबू इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, बड़ा आराम से समझो। मैग्नेटाइजिंग मतलब जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, और मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी मतलब जो उसके अंदर जनरेट हो रहा है। तो ये दोनों बड़ा बढ़िया से समझना होगा, फील करना होगा शब्द को। ऐसी अगर रटोगे बिना शब्द को फील करने के लिए तो बाबू यहां पर मैग्नेटाइजेशन कर दोगे, यहां पर मैग्नेटाइजिंग कर दोगे, सब काम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान रखोगे ना। तो बाबू ध्यान रखना, रिटेंटिविटी कौन है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है। रिटेंटिविटी कौन है, टाइजेशन इंटेंसिटी जो बचा रह जाता है, जो क्या रह जाता है, बचा रह जाता है। ध्यान रखोगे ना। और अगला है कोरेसिविटी। क्या है, अब बताओ कोरेसिविटी क्या होता है। कोरेसिविटी होता है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का वैल्यू। किसका वैल्यू, जो रिटेंटिविटी को खत्म करने के लिए चाहिए होगा ना बाबू। तो क्या लिखेंगे, टू रिमूव मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, टू रिमूव मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, द रिक्वायर्ड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इज कॉल्ड क्या बाबू, कोरेसिविटी। समझ में आया। तो बाबू कोरेसिविटी क्या है, कोरेसिविटी है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जिसकी जरूरत है हमें, जिसकी
क्या चीज को हटाने के लिए? ये जो रिटेन कर लिया था ना मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, उसको हटाने के लिए ना बाबू। तो इन दोनों में ध्यान रखना, कौन रिटेंटिविटी क्या है? जो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी बच गया है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को हटाने पर। और कोरेसिविटी क्या है? वो जो बचा हुआ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है उसको रिमूव करने के लिए जो हमको एक्स्ट्रा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड कोरेसिविटी। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत है बताइए जल्दी से, नहीं ना? चलिए, अब एक चीज आपसे पूछा जाता है, हिस्टेरेसिस लूप। क्या बाबू? हिस्टेरेसिस लूप। तो क्या हो जाएगा बाबू जल्दी बताइए तो? द ग्राफ बिटवीन एच एंड आई, आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, एच का भी और आई का भी, फॉर अ कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। एंड क्या बाबू? डीमैग्नेटाइजेशन। तो एक बार मैग्नेटाइज करके फिर डीमैग्नेटाइज करके मैग्नेटाइजेशन, एक बार मैग्नेटाइज करके फिर से डीमैग्नेटाइज करके फिर से अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करके और फिर से डीमैग्नेटाइज करके फिर से वही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करना, ये कंप्लीट प्रोसेस को जब हम करते हैं तो जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस लूप। और सिर्फ ग्राफ को बोलते हैं हिस्टेरेसिस। सिर्फ ग्राफ को क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस। ध्यान रखोगे ना? अब हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया है वो हमें क्या बताता है बाबू? एनर्जी लॉस। एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप gives the loss of energy during the process of magnetization and demagnetization. Magnetization and demagnetization. चलो ध्यान रखोगे ना? अब बाबू आपको हिस्टेरेसिस ग्राफ कंपेयर करने के लिए बोला जाता है दो सब्सटेंस का, एक तो होता है सॉफ्ट आयरन का और दूसरा होता है स्टील का। ठीक, अब इन दोनों में क्या फर्क है और इनके ग्राफ कैसे होंगे और इस ग्राफ से हमें कौन कौन सा इंफॉर्मेशन मिलता है जो हम लोग करेंगे, पर पहले इसे क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। ठीक, तो इसको रिमूव किया जाए। मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें और कुछ समझाने लायक चीज है। जितना समझाना था हम एक बार नहीं दो बार करके समझा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, और आप लोग को अगर लिखना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो ठीक, तो बाबू हम लोग क्या करने वाले हैं? ठीक, कंपेयर करने वाले हैं हिस्टेरेसिस लूप किसका? स्टील का और सॉफ्ट आयरन का। ठीक, कोई बताएगा कि सॉफ्ट आयरन एंड स्टील में क्या फर्क है? अच्छा, आयरन मतलब हमको समझ में आता है कि ये सॉफ्ट और हार्ड आयरन भी होता है क्या? अरे वाह, तुम तो जानता है ऋतिक। क्या होता है बताओ? सॉफ्ट आयरन कौन होता है? अच्छा, सॉफ्ट आयरन में जंग जल्दी लग जाता है। और कुछ? क्यों जल्दी लग जाता है? अच्छा ठीक, हार्ड आयरन को क्या बोलते हैं? यही स्टील है ना जो हार्ड आयरन है। अगर हम प्योर आयरन लिए ना, ये लड़का प्योर आयरन लिए हैं तो उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट आयरन। लेकिन जब हम उसमें कार्बन एल्युमिनियम वगैरह मिला के उसको रेसिस्टेंस के कुछ कहते हो कोरिसिविटी के रस्टिंग के अगेंस्ट वाला मटेरियल बना लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? हार्ड आयरन। ठीक, स्टील। तो स्टील एक एलॉय है जो आयरन का ही है। ठीक, और ये क्या है बाबू? प्योर आयरन है। बस दोनों में इतना ही फर्क है। ठीक, प्योर आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्ट आयरन। और उसमें जब हम एलॉइंग करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बाबू? स्टील। ठीक, अब हम सॉफ्ट आयरन का बनाने वाले हैं हिस्टेरेसिस लूप। क्या बनाने वाले हैं बाबू? और हम साथ में हिस्टेरेसिस लूप बनाने वाले हैं किसका? स्टील का भी। ठीक, सॉफ्ट आयरन के अगर हम हिस्टेरेसिस लूप की बात करें तो बाबू क्या है कि ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी आप क्या करोगे? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा?
मैग्नेटाइज हो जाएगा जल्दी से। ठीक, क्या हो जाएगा? जल्दी से। और अगर रिमूव करोगे ना तो बहुत सारा मैग्नेटाइजेशन उसमें बचल रह जाएगा। जैसे कभी क्या करना ना, वो पेचकस स्क्रू ड्राइवर, ठीक, तुम लोग इंग्लिश मीडियम के हो, अच्छा चलो, तो स्क्रू ड्राइवर जो है, ठीक, उसको क्या करो ना, उसको मैग्नेट के साथ रखो कुछ देर, और उसके बाद मैग्नेट को हटा लो ना, देखोगे क्या होगा, स्क्रू ड्राइवर में भी चिपकने लगेगा ना बाबू, स्क्रू वगैरह। ठीक, यानी वो मैग्नेटिज्म को क्या कर लिया? रिटेन कर लिया। क्या कर लिया? रिटेन। तो इसकी रिटेंटिविटी बहुत हाई होता है, लेकिन जानते हो इसकी कोरेसिविटी बहुत लो होता है। मतलब एक बार पटका गया, सब मैग्नेटाइजेशन खत्म। तो तुरंत क्या हो जाता है? ये डीमैग्नेटाइज भी बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक, तो इसको मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना क्या होता है बाबू? काफी आसान होता है। और चूंकि उसकी एरिया भी क्या है बाबू? कम होता है। ठीक, तो इसका क्या है बाबू? हाई रिटेंटिविटी, हाई रिटेंटिविटी, लो कोरेसिविटी, और बाबू लो लॉस ऑफ एनर्जी। क्यों बाबू? क्योंकि लेस एरिया ऑफ लूप। नहीं बाबू, किसका? इसका। और इसलिए इसका यूज, चूंकि कोरेसिविटी कम है तो आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगा, इसलिए इसका यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। किसमें बनाने में? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। चूंकि एनर्जी लॉस कम होता है तो इसके अंदर से अगर जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा तो ये आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होते चला जाएगा, और बाबू उतना ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं होगा। इसलिए इसका यूज करते हैं ट्रांसफार्मर के कोर बनाने में। ट्रांसफार्मर का कोर के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। कोई दिक्कत? किसका? सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन का यूज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने क्यों करते हैं? तो क्योंकि इट इज इजी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज ड्यू टू हाई रिटेंटिविटी बट लो कोरेसिविटी। कोई दिक्कत? चलिए, और इसका यूज हम लोग ट्रांसफार्मर का कोर बनाने में क्यों करते हैं? क्योंकि इसका जो हिस्टेरेसिस लूप का एरिया है वो कम होता है, जिसके कारण अल्टरनेट मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान एनर्जी का लॉस कम होगा। स्टील का देखते हैं तो बाबू स्टील बहुत धीरे धीरे मैग्नेटाइज होता है। ठीक, बहुत धीरे धीरे क्या होता है? मैग्नेटाइज होता है। और जब इसको डीमैग्नेटाइज करते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है? बच जाता है। हाँ, एक मिनट। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है? बच जाता है। और जब हम अपोजिट डायरेक्शन में इसको करते हैं तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है। क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए। समझा ये चीज? कोई दिक्कत? और इसके कारण क्या है बाबू? इसकी देखो तो रिटेंटिविटी क्या हो गई? लो रिटेंटिविटी, लो रिटेंटिविटी, और कोरेसिविटी क्या हो गया? हाई कोरेसिविटी। ठीक, और बाबू इसका एरिया क्या है? ज्यादा है, इसलिए क्या होगा? हाई लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू क्या बाबू? लार्ज एरिया। कोई दिक्कत? तो इसका यूज हम लोग करते हैं बनाने में परमानेंट मैग्नेट। इसका यूज हम किसमें करते हैं? परमानेंट मैग्नेट बनाने में। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग अब पढ़ेंगे ईडी करंट के बारे में। रिपीट कर। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ईडी करंट और इसके एप्लीकेशन। हाँ, तो ध्यान दो बाबू, ये छोटू ईडी करंट क्या होता है, इसके लिए तुमको 2-3 चीज पहले से समझ में आना चाहिए। ठीक, और हमें उम्मीद है कि आपको आता होगा। जैसे अगर हम बोले कि अगर हम एक कंडक्टर लें, यानी क्या बाबू? मेटल। ठीक, तो उसमें होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या आपको पता है? अगर हम एक कंडक्टर यानी मेटल को कंसीडर करें तो उसमें क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बाबू फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब, इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का मतलब
और हम जानते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, अगर चार्ज पार्टिकल, तो वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। वो प्रोड्यूस करता है क्या बाबू? किसको किसको ये बात पता है? ठीक। और अगर ये चार्ज मोशन में है और कहा मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। ये भी जानते हो? जानते हो ना कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मोशन में है कहा मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। अगर इसके मोशन का डायरेक्शन यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसका रास्ता सर्कुलर होगा, पैरेलल है तो स्ट्रेट लाइन होगा, और ऑब्लिक है तो हेलिकल होगा। ठीक, ये सारा चीज पढ़े हुए ना? क्या इतना तक पढ़े हुए हो? अब हम बात करते हैं बाबू कि हमारे पास है एक मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग मैग्नेट के हेल्प से प्रोड्यूस किए होंगे। ठीक, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक मेटल का प्लेट ले लेते हैं। क्या ले लिए छोटू, जल्दी बता दो? मेटल का प्लेट। मेटल का प्लेट का मतलब क्या हुआ बाबू? कंडक्टर ना। और कंडक्टर का मतलब क्या बाबू? फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर का अंदर, कंडक्टर का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये है सब फ्री इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इस कंडक्टर को मूव करवाएं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में, ऑसिलेट करवाएं, तो बाबू कंडक्टर के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, और चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये सब कोसेंट्रिक सर्कल में घूमने लगेगा। अब ये कोसेंट्रिक सर्कल में घूमने लगेगा तो बाबू पानी घूमने लगता है गोल गोल, तो भंवर बन जाता है ना। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का ये क्या बन जाएगा? भंवर बन जाएगा कंडक्टर के अंदर। इस भंवर को ही हम बोलते हैं ईडी करंट। हिंदी में नाम होता है भंवर धारा। ईडी मतलब एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर रखा गया, पर इसका मतलब होता है बाबू क्या? भंवर जैसा बन जाता है ना। तो ये चीज बात समझ में आया कैसे जनरेट होता है? तो बाबू हम लोग लिख सकते हैं व्हेन अ मेटल शीट, व्हेन अ मेटल शीट is oscillate or moved in क्या बाबू? मैग्नेटिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स इज पास थ्रू कंडक्टिंग शीट, then all the electron free electron experience magnetic force and start moving in concentric circle, concentric circle called क्या बच्चा? ईडी करंट। कॉल्ड क्या बाबू? ईडी करंट। और ये ईडी करंट के प्रोडक्शन का काउज क्या है बाबू? तो ईएमआई। कंडक्शन क्या है? ईएमआई, चेंज इन फ्लक्स के कारण करंट इंड्यूस होता है ना बाबू, यही ना। और ये कौन डिस्कवर किए थे? फैराडे, यानी फैराडेज लॉ। और बाबू जो ईडी करंट का डायरेक्शन होगा वो हमें किससे पता चलेगा बाबू? लेंज लॉ से, क्योंकि ईएमआई है रे, तो किससे पता चलेगा? लेंज लॉ से। लेंज लॉ क्या कहता है बाबू? आओगे तो आने नहीं देंगे, जाओगे तो, मतलब तुम जो करोगे उसका अपोजेज इट्स काउज। कोई दिक्कत? तो ये हो गया बाबू ईडी करंट। तो ईडी करंट प्रोड्यूस कैसे होता है? ईडी करंट क्या होता है? ईडी करंट किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है और उसका डायरेक्शन किस लॉ को फॉलो करता है? बता दिए ना। चलिए अब इसके कारण क्या होगा जो बताते हैं कुछ चीजें। ठीक, अब बाबू जो ईडी करंट जनरेट हुआ है उसके कारण हीटिंग इफेक्ट तो होगा। अरे बच्चा, करंट के कारण क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट। तो ये क्या करेगा बाबू? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और इसके कारण ये मैग्नेट धीरे धीरे ऑसिलेट होते होते क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? गर्म हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा देर तक ऑसिलेट करवाते रहे तो ये गर्म होते 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 पिघल भी जाएगा, और इसलिए इसका यूज करते हैं हम लोग फर्नेस बनाने में। क्या बनाने में?
फर्नेस, यानी ऐसा भट्टी बनाने में जहां पर हम किसी मेटल को क्या कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, किसी मेटल को बिना आग लगाए। ये अंदरे अंदरे क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, बाहर से आग देने की जरूरत नहीं है। बस मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करेंगे या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करेंगे, क्या होगा छोटू जल्दी बताओ, ईडी करंट जनरेट होगा, जिसके हीटिंग इफेक्ट के कारण मैग्नेट क्या मेटल क्या होते जाएगा, गर्म होते जाएगा और पिघल जाएगा। आपके घर में जो इंडक्शन कुकर होगा उसमें खाना इसी कॉन्सेप्ट पर बनता है, उसमें आग नहीं लगता, उस पर बैठ भी जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पॉकेट में क्वाइन नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर पॉकेट में क्वाइन है तो बाबू क्वाइन के अंदर जनरेट होगा ईडी करंट, उस ईडी करंट के कारण क्वाइन गर्म होगा और फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगा नहीं बाबू। तो इसलिए ध्यान रखना है, आप हाथ रख दो कोई दिक्कत नहीं है, पर बस हाथ में अंगूठी नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस अंगूठी में जनरेट होगा ईडी करंट और वो गर्म हो जाएगा। तो जब हम कोई मेटल का बर्तन रखते हैं ना इंडक्शन पर, तो मेटल का बर्तन गर्म हो जाता है, किसके कारण, ईडी करंट के कारण, लेकिन आपका हाथ वगैरह गर्म नहीं होता है, आपको दाह नहीं लगेगा वहां पर। ठीक समझा, तो ये बेस्ड है किस पर, तो बाबू इंडक्शन पर ईडी करंट पर क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है बाबू, तो हम इसके हीटिंग इफेक्ट का यूज करके फर्नेस बना सकते हैं जहां मेटल पिघलाएंगे, चूल्हा बना सकते हैं जहां पर खाना बनेगा पर आग नहीं लगेगा, सेफ नहीं बाबू। हाँ अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो अलग बात है, ठीक ना, पर ऐसे नहीं होगा। इसका यूज और क्या कर सकते हैं, देखो एक बात बताते हैं, बोला है बाबू लेंज लॉ, क्या कि जिस कारण से इंड्यूस हुआ वो होने, मेटल ऑसिलेट हो रहा था, इस कारण से करंट इंड्यूस हो रहा था, उसको होने नहीं देगा, रोक देगा। तो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में तुम मैग्नेट को ऑसिलेट करवाओगे तो ईडी करंट जनरेट होगा और फिर वो ईडी करंट बाबू इस ऑसिलेशन का अपोज करेगा और इसको क्या कर देगा, रोक देगा। ठीक, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका यूज हम ब्रेकिंग सिस्टम में कर सकते हैं, क्या बनाने में बाबू, हाई मूविंग ट्रेन वगैरह के जो मैगलेव ट्रेन है उसके ब्रेकिंग में कर सकते हैं, ईडी करंट उसको ब्रेक लगा देगा और क्या कर देगा, रोक देगा। तो इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस है। ठीक, आपको बता देते हैं, जहां भी कॉइल दिखे, मेटल का प्लेट दिखे, मैग्नेट दिखे, ठीक, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो, समझ जाना वहां ईडी करंट जनरेट होगा और उसका क्या है एप्लीकेशन है। ठीक, अब ईडी करंट जनरेट होगा किसमें, ट्रांसफार्मर में भी, क्योंकि वहां पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स देते हैं, तो उसके कोर में भी, उसको बचाने के लिए हम कोर को लैमिनेट कर देते हैं और लेयर्ड में बनाते हैं, नहीं बाबू। चलिए तो बाय। चलो इसको बंद करो।